क्या इंसान बिना दुनिया छोड़े, बिना हिमालय जाए, अपने रोजमर्रा के जीवन में एनलाइटमेंट पा सकता है? डेविड मिशी की ये किताब एनलाइटमेंट टू गो इसी सवाल का बेहद आसान और प्रैक्टिकल जवाब देती है। यह किताब एंशिएंट बुद्धिस्ट विजडम को मॉडर्न लाइफ की स्ट्रेस, एंजाइटी और रिलेशनशिप में से जोड़ती है। अगर आप इनर पीस, हैप्पीनेस और माइंड कंट्रोल को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम पूरी जिंदगी बाहर खुशी ढूंढते रहते हैं, जबकि ये बुक हमें सिखाती है खुशी हमारे अंदर है। तो आइए जानते हैं एक्चुअल में मेडिटेशन करना या सिर्फ मेडिटेशन के बारे में पढ़ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्रीफ में कहें तो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज हमारे लिए हेल्पफुल तो होती है, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के सिर्फ पढ़ते रहने से उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे स्विमिंग के बारे में पढ़ना और स्विमिंग आना, उसको एक्सपीरियंस करना, दोनों बहुत अलग होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, वी क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग आइडियाज डायरेक्टली। बुद्धिज्म में रियलाइजेशन का मतलब है हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक पहुंच जाए कि हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता होता है कि एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमें रियलाइजेशन तब होता है जब हम सीरियसली बीमार पड़ते हैं। सो रियलाइजेशन में ऑल्सो रेफर टू चेंजेस इन एटीट्यूड। यहाँ रोल आता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन से हम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से भी परे उस बात में लाइफ एनहांसिंग रियलाइजेशन को ट्रूली अचीव कर सकते हैं। यानी मेडिटेशन से हम जान पाते हैं हम कौन हैं, आई मीन हु वी आर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। वी एक्सपीरियंस इट एट अ डीपर और नॉन कंसेप्चुअल लेवल। सपोज, कहाँ से इतना लेदर मिले कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को ढक दूं। हालांकि सिर्फ पैरों को में जूते पहनने से काम चल सकता है। यही इंटरप्रिटेशन, वैल्यूज और बिलीफ्स के बदलने से आप अपनी पेन और सफरिंग से बच सकते हैं। हमारी इमोशंस हमारे थॉट से बनती हैं। यदि थॉट की इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगी तो अनप्लेजेंट फीलिंग बनेगी। हालांकि सबको अपनी इंटरप्रिटेशन सही लगती हैं, वैल्यूज और बिलीफ सही लगते हैं, तो सवाल ये है कि यदि इंटरप्रिटेशन, वैल्यूज और बिलीफ यदि सही हैं, तो पेन, सफरिंग और डिससेटिस्फैक्शन क्यों है। इसको ऐसे समझते हैं, हमने शूज तो पहने हुए हैं, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। आई मीन जो बिलीफ्स या हैबिचुअल थॉट्स हम यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है। जैसे कुछ सैंडल हमें नुकीले पत्थरों से बचा नहीं पाते, कैनवस शूज दलदल या पानी से पैरों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ही लोग रॉबस्ट यानी मजबूत जूते पहनते हैं। इसी तरह कुछ थॉट, बिलीफ या बिहेवियर हमें कमजोर बनाते हैं। जो डिसफंक्शनल हैं, इनएक्यूरेट हैं, सिंपली हेल्पफुल नहीं है, उनको रिप्लेस करना है और ट्रांसेंड करना है। साइकोलॉजिस्ट इसके लिए CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर थॉट्स, assumptions, beliefs and behavior. CBT helps people find better shoes. हम उस चिड़िया की तरह हैं जिसका पिंजरा खुला है पर वो उड़ना नहीं चाहती, बिकॉज शी लिव्ड इन इट्स सेल्फ इम्पोज्ड केज फॉर टू लॉन्ग। सो अपने नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड को पहचान कर उसे रिप्लेस कीजिए। हालांकि हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर फिर भी दुख की तरफ भागते हैं। हम हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन अपने दुश्मन बन जाते हैं, अपनी खुशी को नष्ट कर देते हैं। बुद्धिस्ट इसे इनग्रेन्ड मेंटल हैबिट कहते हैं, आई मीन डेल्यूजन। हमें खुशी नहीं मिलती। बुद्धिस्ट टीचिंग्स के अकॉर्डिंग इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है रेडिकल मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रियलिटी। जैसे जूतों के नीचे लेदर सोल लगाकर हम अच्छे जूते बना सकते हैं, उसी तरह लाइफ के चैलेंजेस से लड़ने के लिए सही इंटरप्रिटेशन का तरीका सीखना होगा। पहला मेथड है, यानी फर्स्ट मेथड, हमें बिगर पिक्चर पर फोकस करना है। हालांकि हम शॉर्ट टर्म चीजों पर फोकस करते हैं, तो पहला तरीका है
बिगर पिक्चर देखना। सेकंड मेथड है एक्सटर्नल चीज़ों की वैल्यू करना छोड़कर इंटरनल चीज़ों की वैल्यू करना सीखें। और थर्ड है हम हमेशा नैरो सेल्फ इंटरेस्ट में फंसे रहते हैं। ये हमें ये पहचान करनी आनी चाहिए कि कोई इमोशन जो हमें परेशान कर रही है वो अनअवॉइडेबल है या उससे बचा जा सकता है। तो इन तीनों मेथड, बिगर पिक्चर पे फोकस करना, एक्सटर्नल चीज़ों की वैल्यू करना छोड़ना, इंटरनल चीज़ों की वैल्यू सीखना और हमेशा नैरो सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर थोड़ा बिगर पिक्चर को पहचानना, ये पहचानना कि जो इमोशंस हमें परेशान करती हैं, क्या वो हम अवॉइड कर सकते हैं? सच्चाई ये है कि हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। हम किस चीज़ को कैसे नज़रिए से एक्सपीरियंस करते हैं, वो सिर्फ हमारे ऊपर है। वी आर द अल्टीमेट क्रिएशन। नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना आना चाहिए। आप खुद से कैसे बात करते हैं? यदि वो प्रॉब्लम बार-बार आपको डिस्टर्ब करती है, नेगेटिव फीलिंग डेवलप करती है, तो उसे बदलें। लाइफ जीने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट क्वोशंट से ज़्यादा होना चाहिए। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का अच्छे से डेवलप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल हम सोच सकते हैं, वी आर ह्यूमन। हमारी प्रोग्रेस में इमोशंस को मैनेज करना आना बहुत इम्पोर्टेंट है। आईक्यू से कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें इमोशनल इंटेलिजेंस देगा। हमारे पास सोच समझ से यानी अवेयरनेस से नेगेटिव पैटर्न को तोड़कर नए पॉजिटिव पैटर्न बनाने की समझ होती है। हम डिससैटिस्फैक्शन और प्लेजर दोनों अनुभव करते हैं, लेकिन हमें कॉन्शियसली अपने मेंटल डेवलपमेंट को का चार्ज लेने के लिए तैयार होना है। हमें खुद को ऑर्डिनरी नहीं समझना है। हमारी लाइफ स्पेशल है। लाइफ की प्रॉब्लम्स से डिस्टर्ब नहीं होना है। थॉट्स और फीलिंग्स मैजिकली खत्म नहीं होती। हम लंबे समय तक एक ही तरह के जब नेगेटिव थॉट्स पर अटक जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को हम तोड़ नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम तभी आती है। यदि हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना सीख जाते हैं, तब हमारा थॉट पैटर्न चेंज होगा। हमें ये एहसास होगा कि हम अपनी अनहैप्पीनेस खुद बना रहे थे। सो थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। इंटरनल कनेक्शन को ज़्यादा महत्व दो रादर देन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। हमारी लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं, वो चाहे लव हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, ये डिपेंड करता है कि हम अपना कितना टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड बनाने में खर्च करते हैं और कितना टाइम और एनर्जी इंटरनल वर्ल्ड बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी पैराडॉक्स में फंसे रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड को अचीव करने में, कार, प्रॉपर्टी एटसेट्रा, और ये चीज़ें हमारी लाइफ को इतना डोमिनेट कर देती हैं कि हम उस पैसे को इफेक्टिव मैनेज करने में ही फेल हो जाते हैं। बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अनहैप्पीनेस शुरू होती है जब हम एक पार्ट से अटैचमेंट रखते हैं और लाइफ के दूसरे पार्ट यानी दूसरी साइड को इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों को और मटेरियल चीज़ों को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। यानी लोग और हमारे रिलेशनशिप और हमारी वैल्यूज और मटेरियल्स, इन सबको हमें अलग अलग वैल्यूज देनी चाहिए। प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क होता है। हम प्लेजर को ही हैप्पीनेस समझ रहे हैं। प्लेजर सर्कमस्टेंशियल होती है जबकि हैप्पीनेस डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है। ये परिस्थितियों को फुलफिलमेंट है जो कि परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। हैप्पीनेस में पीस है, पर्पस है, बेनिवोलेंस है। प्लेजर की तरह नहीं जो हमेशा बदलती रहती है कि हमें कुछ ये मिल जाए, वो मिल जाए तो खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी। प्लेज़र हमेशा किसी चीज़ को पाने तक ही सीमित रहता है। जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो फिर एक और नई चीज़ पाने की चाह जन्म ले लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक लड़की से प्यार करते हैं और उसे पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर जब वो लड़की मिल जाती है तो आप उसमें कमियाँ ढूँढने लगते हैं। Happiness is a state of mind that deepens the more we experience. Happiness और बढ़ता है जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग प्लेजर से को ही हैप्पीनेस समझते हैं और प्लेजर से ही हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हैं। पर ये प्लेजर या एक्सटर्नल हैप्पीनेस इसीलिए परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देते क्योंकि इनके रीज़न ही इनपरमानेंट होते हैं। अब प्रश्न ये है कि हैप्पीनेस को अचीव कैसे किया जाए? तो आंसर है इनर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेडिटेशन। इसमें
कंसंट्रेशन इंप्रूव करने से गामा वेव्स एक्टिवेट हो जाती हैं। मेडिटेशन वो स्टेट होती है जहां हायर लेवल ऑफ थिंकिंग और इंसाइट होती है, अवेयरनेस इन्हांस होती है। हम मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पर कॉन्शियसली एंगेज होते हैं। हमारा ग्रेटिट्यूड, वेलबींग और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ता है। इनर और आउटर वर्ल्ड में हम बैलेंस बना पाते हैं। हम अपना जॉब भी करते हैं, फैमिली का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने आउटर वर्ल्ड को भी अच्छे से डील कर पाते हैं। सो एक्सटर्नल और इंटरनल को सही तरीके से बैलेंस करके इवॉल्व करना हमारी कॉन्शियसनेस को एक दूसरे लेवल पर ले जाता है और ये अपग्रेड वर्जन हमारे साथ हमारी नेक्स्ट लाइफ तक जाता है। जैसे एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग को यूज करते हैं, यदि वो बीच में थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं तो भी उनकी जो पहली ट्रेनिंग उन्होंने की थी वो वेस्ट नहीं जाती और वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर देते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क की ब्रेन एक्टिविटी को मेडिटेशन के बाद जब साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं तो वो पाते हैं कि उनका जो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। आई मीन जब लोग हैप्पी, एनर्जाइज्ड और अपबीट होते हैं तो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज़्यादा एक्टिविटी होती है। जब लोग दुखी, गुस्से में या डिप्रेशन में होते हैं तो उनका राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव होता है। और एक जो स्टडी है उससे पता चला है कि जो लोग दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, कंपैशन फील करते हैं, लव फील करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो उन लोगों का माइंड पीसफुल होता है, वो लोग हैप्पियर होते हैं। इन शॉर्ट, द मोर वी आर एबल टू शिफ्ट द बैलेंस ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटी फ्रॉम सेल्फ टू अदर्स, आई मीन अपने आप से ध्यान हटाकर दूसरों की खुशी चाहना। दलाई लामा इसे वाइजली सेल्फिश कहते हैं क्योंकि ये हमारे खुद के लिए फायदेमंद होता है। सो कल्टिवेट अ डिटर्मिनेशन दैट फॉर द सेक ऑफ अवर ओन हैप्पीनेस वी विल शिफ्ट अवर थॉट्स टूवर्ड्स अदर्स। राइटर कहते हैं कि बोध चित्ता यानी कंपैशनेट माइंड ऑफ एनलाइटमेंट और अवेकनिंग माइंड सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में बोध चित्ता हमें लव और कंपैशन की मदद से हम में इक्वेनिमिटी डेवलप करता है। देयर इज नो प्लेस फॉर पार्शियलिटी इन बोधिचित्ता। जब हम बोधिचित्ता की प्रैक्टिस करते हैं तो हम कॉन्शियसली अपने थॉट प्रोसेस को इंजीनियर करते हैं और काम माइंड को यानी अपने माइंड को शांत रख पाते हैं और पीस को अचीव करते हैं। वी बिकम हैप्पी एंड फ्री फ्रॉम सफरिंग। हमारा लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हैप्पियर और इंजॉयमेंट पर एक्टिवेट होता है वो एक्टिव हो जाता है। बोधिचित्ता की तरह जेनरसिटी, एथिक्स, पेशेंस, जॉयस, परसिवरेंस, मेडिटेशन और विजडम, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, बोधिचित्ता के पार्ट हैं। अभी हमने बोधिचित्ता की बात की जो लव और कंपैशन वाले माइंडसेट को यूज करके प्रैक्टिस करते हैं। आगे हम एक एक करके जेनरसिटी, एथिक्स, पेशेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। जेनरसिटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जेनरसिटी कैसे डेवलप करें, उससे क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। देखिए, गिविंग यानी देना, किसी को भी कुछ देना हमें बहुत हैप्पियर पर्सन बनाता है, जैसे खाना, कपड़ा, एनीथिंग। लेकिन हाँ, देने के पीछे जेनरसिटी का भाव होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग किसी को से कुछ पाने की उम्मीद रखे बिना कुछ भी देते हैं उनका हैप्पी इंडेक्स हाई होता है। इनमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग और प्रोटेक्शन भी हो सकता है। यानी हम ये चीज़ें जितनी ज़्यादा लोगों को देते हैं उतना ही हमें खुशी होती है। जेनरसिटी ट्रूली इज इट्स ओन रिवॉर्ड। जब हमारी हेल्प से लोगों की लाइफ चेंज होती है तो उसके परिणाम के लिए और देने वाले दोनों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा है इसके लिए एथिक्स। एथिक्स क्यों ज़रूरी है? एथिकल लोगों की क्या पहचान है? एथिकल लोगों की लाइफ हैप्पी होती है, वे ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, उनमें किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता, उनको अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए रीज़न नहीं ढूंढने पड़ते, उनको चिंता नहीं होती कि उन्होंने किसी से क्या कहा, किसको कहा, कब कहा।
उनकी लाइफ इजी होती है। एथिकल बिहेवियर पीस और हैप्पीनेस देता है। इवन एथिकल लोग काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। उनके आसपास रहना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग किसी से भी एडवांटेज लेने की नहीं सोचते, उल्टा लोगों को हैप्पी फील कराते हैं। इनकी कंपनी में लोग रिलैक्स फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। एथिक्स और जेनरसिटी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। जो लोग एथिक्स फॉलो नहीं करते, लाइक पार्टनर से चीटिंग करते हैं या सेक्सुअल पैशन में रहते हैं, ये लोग हमेशा इनर पीस और वेल बीइंग बीइंग इनकी हमेशा खराब रहती है। थर्ड है इसमें पेशेंस। बौद्धिचित्ता में पेशेंस का की क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। पेशेंस हमें एक एंटीडोट की तरह से यूज़ हम कर पाते हैं। कैसे? जब कोई हमें प्रोवोक करे, उस समय यदि हम में पेशेंस हो, जब हम कोई हार्डशिप फेस कर रहे हों, तब हम में पेशेंस हो, या हम जब धर्मा की प्रैक्टिस कर रहे हों, तब हम में पेशेंस हो। तो ये एक एंटीडोट की तरह से काम करता है। एंगर से बढ़कर हमारा कोई एनिमी नहीं है और पेशेंस से बढ़ के कोई हमारा फ्रेंड नहीं है। साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन की वजह या कारण भी एंगर को ही बताते हैं, जो एक मेंटल प्रॉब्लम है। ऐसे लोग सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और गुड ह्यूमर की कमी की वजह से डिप्रेशन फेस करते हैं। ये इंटरनलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर की वजह से होता है। कोई भी डिप्रेशन की स्थिति में हैप्पी नहीं रह सकता, ये आपको पता है। मेडिटेशन से इस साइकोलॉजी को बदलने की पावर मिलती है। माइंडफुलनेस और पेशेंस की प्रैक्टिस से आप इस एंगर वाली हैबिट को छोड़ सकते हैं। अपने एंगर को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। जब तक हम खुद को विक्टिम या हेल्पलेस समझते रहेंगे, हम पेशेंस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जब हम ये बात समझ पाएंगे कि एंगर भी दूसरी नेगेटिव इमोशंस की तरह चला जाएगा, इट अराइजेस, अबाइड्स एंड पासेस, यानी ये उठता है, थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर चला जाता है। हमारी एनलाइटमेंट वाली स्टेज तभी आएगी जब हम पेशेंस रखेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आए। हमारा बेस्ट फ्रेंड हमें पेशेंस की प्रैक्टिस थोड़े ही कराएगा। ऑब्वियसली जो लोग हमें परेशान करना चाहते हैं, वही हमारे लिए टेस्टिंग पॉइंट हैं, जो हमें जानबूझकर प्रोवोक करते हैं। तो ये तो कोई भी हो सकते हैं। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, या फैमिली के लोग हो सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा। अपने माइंड में पेशेंस वर्ड को प्ले करता रहना होगा। ये कहना होगा कि मुझे कोई रिएक्शन नहीं देनी है। नो रिएक्शन, बी माइंडफुल। अब हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेप है माइंडफुलनेस। ये हमारे हर पल, हर एक्शन, स्पीच और माइंड की नॉन जजमेंटल अवेयरनेस है। हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, उसके लिए समय हमें माइंडफुल रहना है, अवेयर रहना है। हम हर समय खुद को सही ठहराने में अपना समय बर्बाद करते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से हम समझ पाएंगे कि ये एक पावरफुल टेक्निक है। जैसे लड़ाई में हमारी तलवार गिर जाए तो हमारी मौत निश्चित होती है, उसी तरह यदि हम मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे अवेयर नहीं रहते हैं, तो हमारी लाइफ खतरे में है। यदि हमारे थॉट और फीलिंग्स गार्डेड नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए हमारे दुश्मनी का काम करेंगे, एनिमी का काम करेंगे। एक भी नेगेटिव विचार पॉइजन की तरह हमें खत्म कर देगा। एंगर, हेट्रेट, इग्नोरेंस, अटैचमेंट, ये सब हमारी अनहैप्पीनेस का कारण होते हैं। माइंडफुलनेस हाईली इफेक्टिव वेपन है। माइंडफुलनेस उन विचारों को भी निकाल फेंकेगा जो काफ़ी सालों से हमारे दिमाग की गहराई में जाकर बैठ गए थे। नेक्स्ट है हमारा डेल्यूजन्स। डेल्यूजन क्या है? बुद्धिज्म में 5 डेल्यूजन्स माने जाते हैं: जेलेसी, अटैचमेंट, एंगर, प्राइड, रॉन्ग व्यू। यदि हम इन डेल्यूजन्स के चक्र को तोड़ने में कामयाब होते हैं, जो हमें बांधे रखते हैं, तो हम माइंड को कल्टीवेट करके एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। इनमें से एक भी यदि हमारे माइंड में एंटर कर जाए, तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। यदि जेलेसी आ जाए तो एंगर आएगा। माइंड उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा और नेगेटिव माइंड
दुख, वेदना का कारण बन जाता है। हमारी लिबरेशन में बाधा पड़ जाती है। इन डिल्यूजन्स के दूरगामी इफेक्ट होते हैं। हेट्रेड, जेलसी वगैरह शत्रु बनकर हमें खत्म कर देते हैं। हालांकि ये डिल्यूजन्स हमारे इतने बड़े एनिमी हैं, फिर भी पेशेंटली हम इनको अपने माइंड में पालते रहते हैं। ये डिल्यूजन हमारी थिंकिंग में इतनी डीपली इनग्रेन्ड होते हैं कि बार बार वापस आते हैं, लेकिन मेडिटेशन की पावर से ये छूट सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अपनी हैप्पीनेस को पाने के लिए जेनरसिटी, पेशेंस, एथिक्स, माइंडफुलनेस, इनकी प्रैक्टिस क्या इतनी आसान है? क्या डिल्यूजन से पीछा छुड़ाया जा सकता है? तो राइटर कहते हैं कि हाँ, there are four laws of spiritual success. Buddhism is the most optimistic and self-confident spiritual tradition. ये बताते हैं जैसे लोटस कीचड़ में रहकर भी इतना सुंदर बनता है, इसी तरह से हमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये संसार के चैलेंज फेस करते हुए भी हम अपनी ब्यूटी को कायम रख सकें, और ये हमें खुद करना है। माइंडफुलनेस, पेशेंस, नॉन अटैचमेंट, एथिक्स, एवरी स्टेप वी फॉलो टू अचीव अवर हैप्पीनेस। इसके लिए 4 स्टेप राइटर देते हैं: गोल सेटिंग, प्रैक्टिस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइंडिंग अ बैलेंस इन मॉडरेशन। सबसे पहला है गोल सेटिंग। पहले हमें यही न पता नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए, तो हम उसे अचीव कैसे कर पाएंगे? बिना डिफाइंड डेस्टिनेशन के हम अपने पर्पस को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, जैसे मेडिटेशन, जेनरसिटी, एथिक्स और माइंडफुलनेस। पहले 1 हफ्ते प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद अपने टाइम को बढ़ाते रहो। सेकंड है हमारा प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन। प्रैक्टिस से उस आदत को और मजबूत करो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार गिरे, मैटर ये करता है कि उसके बाद आप कितनी बार उठे। फॉल डाउन 7 टाइम्स, गेट अप 8। वी नीड जॉयस परसिवरेंस along with generosity, ethics and patience. It is not so much that what we do, but the way we do it that counts. खुशी खुशी अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहो। थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि कॉन्फिडेंस कमजोर है हमारा, तो थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आते ही आप रुक जाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड बी अप्लाइड टू होलसम एक्शन। द ओवरकमिंग ऑफ डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्शंस एंड माई एबिलिटी टू डू दिस। हमेशा ये सोचो कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। दिस इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एक्शन। फोर्थ है हमारा फाइंडिंग अ बैलेंस इन मॉडरेशन। रियलिस्टिक गोल बनाओ। जैसे गिटार या वीणा के तार ना ज्यादा टाइट होते हैं ना ज्यादा लूज होते हैं, सेम वैसे ही मिडल वे अप्लाई करो। जबरदस्ती मत करो, वरना आप बोर हो जाओगे। यदि आप अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाओगे, नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ आवर सेल्फ टू सून, बट मेंटेनिंग ए स्टेडी डिसिप्लिन। ग्रेजुअली प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन की वैल्यू को समझें कि कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव कर पाते हैं। सो cultivate a determination to apply self discipline from now on. मेडिटेशन का प्रोसेस ही ऐसा है, जैसे बच्चा चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है, पर धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। माइंड को स्टेबलाइज करना, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन आप सीख पाएंगे एंड यू विल गेट अ रिमार्केबल शिफ्ट इन योर पर्सनैलिटी। अपनी जर्नी को साइलेंटली फॉलो करते रहो। मेडिटेशन इज अ पाथवे टू विजडम। Accumulation of knowledge at an intellectual level can be helpful. Meditation helps us understand ideas at a deeper level, a clear medium through which things can be seen clearly. हमें मेडिटेशन की को सेम उसी तरह से करना चाहिए जैसे कि मैंने अभी बताया, वीणा के तार तभी अच्छी धुन निकालते हैं जब वो ज़्यादा टाइट नहीं होते, ना ही ज़्यादा ढीले होते हैं। वेल, इट्स एग्जैक्टली द सेम विद अवर mind. Thank you so much for listening.